केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे साइटिका दर्द के नए व बेस्ट इलाज के बारे में। काफी लोगों में अपन देखते हैं कि ये जो हिप जो है यहाँ से लेकर के पूरे टो तक, ठीक है, झंझनाहट से लेकर के दर्द, ठीक है, काफी तेज दर्द तक ये हो सकता है। तो अपन आज बात करेंगे किस तरीके से दर्द को पहचानना है, क्या टेस्ट कर रहे हैं पहचानने के लिए, और किस में अपन देखेंगे कि उसको दवाइयों से ठीक किया जा सकता है, मतलब कि जो टैबलेट या ओरल ट्रीटमेंट से, या फिर कहाँ इंजेक्शन देने की जरूरत है, और किस जगह पे आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ देखते हैं अपन कि आखिर व्हाट इज साइटिका, साइटिका होता क्या है। साइटिका रेफर्स टू द पेन, ठीक है, एक दर्द होता है रेडिएट्स अलोंग द पाथ ऑफ द साइटिका नर्व, ठीक है, जो साइटिका नर्व होती है ना उसके अंदर दर्द होता है। ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टो तक क्या होता है, साइटिका नर्व आती है, ठीक है। तो उसके पाथवे में, उसके अंदर वो पूरा पाथवे जो जहाँ जहाँ से वो नर्व जा रही है वहाँ पे क्या होता है, दर्द होता है। जो लोअर बैक जो होता है, ठीक है, वह बटक्स एंड डाउन ईच लेग, ठीक है, जो दोनों लेग्स में जो जाती है, लेकिन आपको दोनों लेग में भी दर्द हो सकता है या फिर सिंगल लेग में भी दर्द हो सकता है। तो ये होता है साइटिका। उसके बाद में अपन जानते हैं इसके कोजेस के बारे में कि साइटिका का जो दर्द है उसके कोजेस के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर दर्द हो क्यों रहा है। तो कोजेस में सबसे पहले आता है हर्निएटेड डिस्क। हर्निएटेड डिस्क का क्या मतलब होता है, अपनी जो ये स्पाइनल कोड है, जो रीढ़ की हड्डी जो होती है, उसकी अगर मैं ये डायग्राम दिखाऊं आपको, तो जो ये बीच के अंदर जो हड्डियां होती है उनके बीच में डिस्क होती है। तो ठीक है, तो ये जो डिस्क अगर यहाँ पे जो प्रेशर अगर डालती है, ठीक है, अगर इस डिस्क की वजह से प्रेशर आ रहा है, ये आप इस डायग्राम में हम नीचे वाले में देखेंगे कि यहाँ पे जो ये जो है पॉइंट, यहाँ पे क्या है, ये हल्की सी डिस्क बढ़ी हुई है, और ये जो नर्व जो आ रही है, साइटिक नर्व जो ब्लू ब्लू रेड रेड कलर दिख रहा है, यहाँ पे ये प्रेशर डाल रही है। इस प्रेशर की वजह से क्या होता है, ये साइटिक नर्व जो आ रही है ऊपर से लेके ये कंप्रेस हो जाती है, और उस कंप्रेशन की वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन और पेन कोज हो जाता है। तो हर्निएटेड डिस्क का एक कारण हो सकता है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है स्पाइनल स्टेनोसिस। स्पाइनल स्टेनोसिस में भी यही होता है, जो कि जो डिस्क जो होती है ना, इसके बाद में जो स्पाइनल कोड जो ये होती है, इसके अंदर जो ये नैरो हो जाती है, मतलब जो ये इसका जो रास्ता है ना जिससे ये नर्व आ रही है, वो अगर मतलब कि नैरो हो गया है, ठीक है, स्पेस जो है ना वहाँ पे वो बिल्कुल सिकुड़ गया है, तो उस वजह से सिकुड़ने की वजह से वहाँ पे कंप्रेशन आता है, ठीक है, नर्व पे, और उस वजह से वो दर्द और झंझनाहट या टिंगलिंग वैसा जैसा होने लगता है। उसके बाद में है पीरीफोमिस सिंड्रोम। पीरीफोमिस सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, ये जो मसल है यहाँ पे, जो हिप के अंदर जो मसल आती है, ये है पीरीफोमिस मसल। इस मसल की वजह से अगर साइटिक नर्व पे प्रेशर आ रहा है, ठीक है, जो साइटिक नर्व जो नीचे जा रही है इसके ऊपर अगर प्रेशर आ रहा है तो फिर वो पेन होता है, तो उसको पीरीफोमिस सिंड्रोम बोलते हैं। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे ट्रोमा। ट्रोमा मतलब किसी टाइप की इंजरी, एक्सीडेंटल केस हो सकता है, या फिर कई बार अपन ने सुना होगा कि भाई डॉक्टर ने इंजेक्शन गलत लगा दिया, इस वजह से उसका पैर जो है हिल डुल नहीं रहा है, बिल्कुल काम करना बंद हो गया है, बिल्कुल सूना हो गया है। तो वहां पे क्या होता है कि या तो इंजेक्शन इसके पास में जो लग जाता है तो वहां पे प्रेशर पड़ जाता है नर्व पे, या फिर कई बार क्या होता है कि अगर इस नर्व को वो डैमेज कर देता है या फिर इसका कनेक्शन जो टूट जाता है, उसके बाद में पूरा पैर क्या होता है, सूख जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो ये एक ट्रोमा एक हो सकता है। उसके बाद में फिफ्थ नंबर पे है डायबिटीज। डायबिटीज में क्या होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी जो हो जाती है, उसके अंदर क्या होता है, जो न्यूरॉन्स जो होती है ना वो कमजोर पड़ जाती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो अच्छे से ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई टिश्यूज तक नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है और पैर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। अब जो साइटिका पेन के ये सारे कोजेज अपने को देखने को मिल सकते हैं, इसमें किसी भी वजह से दर्द हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि अगर हर्निएटेड डिस्क वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, जो हर्निएटेड डिस्क में मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ ये वाली, अगर ये प्रॉब्लम है तो यहाँ पे जो डिस्क होती है अगर इसका साइज बढ़ गया है तो उसको फिर सर्जरी के थ्रू उसको मतलब कि सर्जरी की जाती है, तो उसके साइज को कम किया जाता है ताकि वहाँ पे कंप्रेशन ना हो, या फिर अगर स्लिप हो गई है तो उसको ठीक किया जाता है। तो यहाँ पे इस केसेस में क्या होता है, सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है। और जो स्पाइनल स्टेनोसिस है इसमें जो ओरल या फिर इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है, प्रीफॉर्मिस में भी ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। ट्रॉमा अगर हो गई है, यहाँ पे कंप्रेशन है, तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर यहाँ पे पूरा डैमेज हो चुका है या फिर कनेक्शन कट हो गया है तो उसमें फिर ट्रीटमेंट देने का कोई मतलब नहीं है, उसका पैर को ठीक किया नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी नर्व अगर कम्प्लीटली कनेक्शन ब्रेक हो जाता है उसके बाद में वो ठीक नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे अगर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, अपन ने उसके लिए अपन चेक करने के लिए अपन MRI करवा सकते हैं। MRI में कम्प्लीटली दिख जाता है कि किस कारण से ये प्रॉब्लम हो रखी है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं फिर उसके बाद में सिम्टम्स की। तो उसमें सिम्टम्स में शार्प बर्निंग, शूटिंग पेन होता है लोअर में, ठीक है, नमनेस मतलब कि जो सूनापन होता है, टिंगलिंग जैसे चींटियां जैसे चल रही है ना, ऐसा होता है, वीकनेस कमजोरी आ जाती है, पेन बहुत ज्यादा होता है जब अपन उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, चलने फिरने में भी दिक्कत होती है, ठीक है, और जब हम सोते हैं, ठीक है, वॉकिंग करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सर्जिकल ट्रीटमेंट में कि हर्निएटेड डिस्क वगैरह जिसमें जहाँ साइज बढ़ती है वहाँ पे अपने को जरूरत पड़ती है सर्जरी करने की। लेकिन उसके बाद में अपन बात करते हैं कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की, अगर उसमें साइज का कोई इशू नहीं है, इन्फ्लेमेशन वगैरह है, ठीक है, कमजोरी वगैरह है या डायबिटिक न्यूरोपैथी वगैरह है, तो उसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है।
तो सबसे पहले जो पेन जो हो रहा है उसको साइटिका दर्द, अगर नॉर्मल दर्द है तो उस केस में अपन नेप्रोक्सेन उसको दे सकते हैं। 500 mg जो टैबलेट होती है वो एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को पेशेंट को खाना खाने के बाद में दिया जा सकता है उस दर्द को खत्म करने के लिए। तो ठीक है, नेप्रोक्सेन यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन अगर पेन बहुत ज्यादा सीवियर है तो वहां पे अपन यूज करते हैं गाबापेन एंटी, जिसके अंदर आता है गाबापेंटिन और नोटिफाइलिन। ठीक है, ये जो किसी भी टाइप का जो नस का जो दर्द होता है, नर्व का जो पेन होता है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल जो पेन होता है, उसको खत्म करने के लिए गाबापेंटिन नोटिफाइलिन सबसे बेस्ट टैबलेट मानी जाती है। इस टैबलेट की मैं बात करूँ तो एक टैबलेट पेशेंट सुबह और एक पेशेंट को शाम को दी जाती है खाना खाने के बाद में। ये क्या करता है, पूरे जो इन्फ्लेमेशन की वजह से जो दर्द हो रहा है, ठीक है, जो कंप्रेशन की वजह से दर्द हो रहा है ना, उसको बिल्कुल खत्म कर देता है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो टैबलेट आती है मैकोनर्व फोर्ट। मैकोनर्व में आता है मिथाइल कोबालामाइन। ठीक है, ये क्या करती है, जो नर्व्स हो रही है उसको ना पोषण प्रदान करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, जिससे क्या होता है कि नर्व जो है ना मजबूत हो जाए और वहाँ के एरिया में जो इन्फ्लेमेशन वगैरह है, ठीक है, वो खत्म हो जाए और वहाँ की जो सेल्स जो हो रही है जिनकी वजह से जो दर्द हो रहा है ना, वहाँ पे उनको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई हो सके, प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो सके। ठीक है, तो मैकोनर्व की जो कैप्सूल आती है ना, इस कैप्सूल को दिन में सिर्फ एक बार दिया जाता है खाना खाने के बाद में पेशेंट को, सुबह या शाम को दिन में सिर्फ एक बार देना होता है, ताकि जो उसकी जो नर्व ना उसका पोषण अच्छे से हो सके। ठीक है, जो हल्का फुल्का इन्फ्लेमेशन होता है उसको भी खत्म करने में काफी हेल्प करते हैं। तो मैकोनर्व फोर्ट जो कैप्सूल आती है ना, इसके लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, दिन में इसको एक बार देना होता है। उसके बाद में मैं बात करूं कि अगर पेशेंट को ज्यादा दर्द हो रहा है तो अपन एक्यूट समय के लिए 3 से और लेकर के 5 दिन के लिए अपन स्टेरॉइडल कोर्स उसको ओरली दे सकते हैं। तो उसके दर्द को या जो इन्फ्लेमेशन जो हो रहा है ना उसको खत्म करने के लिए यहाँ पे ओमनाकोर्टिल 10 mg की जो टैबलेट होती है जिसके अंदर आता है प्रेडनिसोलोन। तो प्रेडनिसोलोन 10 mg की टैबलेट पेशेंट को इन्हीं जो गाबापेंटिन अपन दे रहे हैं उसी के साथ में सुबह और शाम को दी जा सकती है, लेकिन इसको सिर्फ 3 से 5 दिन के लिए देना है, लंबे टाइम तक आपको स्टेरॉइड ओरल नहीं देना होता है। तो ओमनाकोर्टिल अपन दे सकते हैं अगर पेशेंट को ज्यादा पेन है या इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो रहा है तो उसी केस में आपको देना है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ कि इंजेक्शन कॉर्टिकोस्टेरॉइड, यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड ओरली की बजाय यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन की भी जरूरत पड़ती है जब यहाँ पे जो एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन यहाँ पे दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर जो नर्व कंप्रेशन की वजह से जो इन्फ्लेमेशन वगैरह आ रहा है, कंप्रेस ज्यादा हो रही है, नस कमजोर वगैरह हो गई है, तो यहाँ पे जो एपिड्यूरल स्पेस जो यहाँ पे होता है, ठीक है, तो अपनी स्पाइनल कॉर्ड रीड कर दिया ना, यहाँ पे एपिड्यूरल स्पेस होता है, इसके अंदर स्टेरॉइड इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो नर्व पे जो इन्फ्लेमेशन वगैरह है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसके लिए अपने को मिथाइल प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन यूज करते हैं या फिर ट्राइमसिनोलोन जो कि केनाकोर्ट के नाम से फेमस होता है। तो ये दोनों कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन के लिए, कि यहाँ पे एपिड्यूरल जो स्पेस होता है ना, जहाँ पे कंप्रेस हो रही है, यहाँ पे जहाँ पे स्वेलिंग वगैरह ज्यादा आ रही है, तो उस जगह पर पे उसको इंजेक्ट किया जाता है। और ये मतलब कि जो प्रोफेशनल जो होते हैं ना डॉक्टर्स, उनके द्वारा ये काम किया जाता है। कैसे अपन जनरल प्रैक्टिस में अपन यहाँ पे क्लिनिक वगैरह पे नहीं दे सकते, पहले उसको पता लगाना जरूरी है कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है या नहीं है, उसके बाद में ये इंजेक्शन को सिलेक्ट किया जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन को भी यूज किया जाता है ताकि काफी सफल परिणाम इसके देखने को मिलते हैं, जो इन्फ्लेमेशन वगैरह है वो काफी आसानी से खत्म हो जाता है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन उसको दिया जाता है, एक बार देने में उसको कंप्लीट रिलीफ मिल जाता है। काफी पेशेंट में देखा गया है इसको इन्फ्लेमेशन वगैरह जैसी ऐसी कोई शिकायत होती है तो एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन देने से उसको आराम मिल जाता है। तो यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन को भी यूज किया जाता है। उसके बाद में अगर उसको जो डायबिटिक न्यूरोपैथी, जो नस कमजोर हो रही है, कंप्रेशन हो रही है, इन्फ्लेमेशन वगैरह है वैसे नॉर्मली, ठीक है, और जो ब्लड सप्लाई नहीं होता, न्यूरोबाइन फोर्ट जो इंजेक्शन होता है ताकत के लिए, नस को ताकत देने के लिए, मजबूत करने के लिए न्यूरोबाइन फोर्ट का जो इंजेक्शन होता है ना उसको अल्टरनेटिवली लगाया जाता है। इसको IM रूट के थ्रू आपको लगाया जाता है और ये 3 से लेकर के 5 इंजेक्शन तक लगाते हैं, लेकिन इसको एक दिन छोड़ करके एक दिन लगाना होता है। जैसे पहले दिन लगाना है, फिर उसके 3rd दिन लगाना है, फिर 5वें दिन लगाना है, ऐसे करके टोटल 3 से लेकर के 5 इंजेक्शन लगाए जाते हैं पेशेंट की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग। तो न्यूरोबाइन फोर्ट जो इंजेक्शन होता है ना वो भी जो एक पोर्शन का काम करता है, जो ब्लड सप्लाई जो नहीं हो पा रही है, ऑक्सीजन सप्लाई सेल्स तक नहीं हो पा रही है, उसमें काफी हेल्प करता है। तो इंजेक्शन न्यूरोबाइन फोर्ट को भी यूज करते हैं साइटिका की पेन में। तो ये जो ट्रीटमेंट होता है ना इसको काफी ज्यादा यूज किया जाता है पेन के लिए, ठीक है, मैकोनर्व फोर्ट उसकी ताकत के लिए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन्फ्लेमेशन या जो दर्द के लिए, ठीक है, न्यूरोबाइन फोर्ट जो इंजेक्टेबल फॉर्म होती है जो कि काफी तेज असर करता है उसके जो नर्व हो रही है उसको मजबूत करने के लिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, तो ये इंजेक्शन यूज किया जाता है। उसके बाद में अपन कुछ चीजें जो ध्यान रखनी होती है साइटिका के पेन में, रेस्ट बिल्कुल करना होता है, ठीक है, ज्यादा घूमना फिरना नहीं है। कोल्ड या हीट थेरेपी उसको दी जाती है, अगर जहाँ पे स्वेलिंग वगैरह ज्यादा हो रही है तो वहाँ पे कोल्ड जो आइस बैग होता है उनकी वजह से, उनकी हेल्प से अपना क्या करना है, उसको थेरेपी देनी है। उसको कोल्ड की वजह अपन उसको लगाएंगे तो जो स्वेलिंग वगैरह है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। जिस जगह पे दर्द हो रहा है वहाँ पे आपको आइस बैग लगाना है, तो वहाँ पे जो स्वेलिंग वगैरह बिल्कुल बंद हो जाती है, जो पेन हो रहा है बिल्कुल खत्म हो जाता है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जो नस जो हो रही है उसको कमजोर जो हो रही है ना उसकी वजह से आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे तो वो क्या होती है, जो जब नस को मतलब कि वहाँ की जो
टिश्यूज हैं, ठीक है, वो एक्टिव हो जाएंगे। स्ट्रेच जब होगा तो वो काफी एक्टिव हो जाएंगे, वहाँ पे ब्लड सप्लाई आसानी से हो पाएगी। तो एक्सरसाइज इसके अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। पोस्चर करेक्शन, जब भी आप कहीं पर बैठते हैं, सोते हैं, तो एक अच्छे पोस्चर में ही सोना होता है, ठीक है, क्योंकि गलत पोस्चर की वजह से भी कई बार जो साइटिका का पेन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर सीवियरिटी भी बढ़ सकती है। तो साइटिका के पेन में अपने को होम रेमेडीज के अंदर भी इन सब का अपन हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो इतना इसके अंदर किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये जो कंप्लीट ट्रीटमेंट है ये दिया जाता है। कहाँ सर्जरी की जरूरत है, कहाँ इंजेक्शन देना है, कहाँ ओरल ट्रीटमेंट देना है, उन सब की अपन ने यहाँ पे बात कर ली। तो आशा करता हूँ कि साइटिका दर्द का जो नया जो बेस्ट इलाज मैंने आपको बताया है काफी अच्छे से समझ में आया हुआ। अगर फिर भी कोई इश्यू है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।